स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो 16 फरवरी यानी कि आपका कल पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम होगा उसका दोस्तों हम लोग जो 50 नंबर का आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा, एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है सब्जेक्टिव का जो कि 31 नंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक आपका क्या है एमसीक्यू है और आपका 31 से लेकर 52 तक आपका सब्जेक्टिव है। दोस्तों कहता है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शीत युद्ध से आप लोग क्या समझते हैं, तो उत्तर में लिखना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक जारी रहा शीत युद्ध कहा जाता है। देखिए आप लोग इसको समझ लीजिए, क्या बोलता है कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति रही, जो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक तो जो चला था आप सभी का। ठीक है, इसके बाद से शीत युद्ध जो आपका है 1945 से 1990 तक चला, इसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये हुआ था। ठीक है, मुकाबला को चलिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों 32 यानी कि 32 नंबर, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना, आयुक्त कौन था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सुकुमार सेन भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो कि दोस्तों 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे। कौन, तो सुकुमार सेन, जो कि भारत के मुख्य चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्या कहता है, कहता है यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद होता है दोस्तों, इसमें कितना अस्थायी और कितना गैर अस्थायी सदस्यों की मेंबर की संख्या होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आंसर में लिखना है यूएनओ, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसके में दोस्तों सुरक्षा परिषद में टोटल 5 गो अस्थायी और 10 गो गैर अस्थायी सदस्य मेंबर होता है। कोई दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर की ओर। 34 नंबर दोस्तों क्या बोलता है, कहता है क्वेश्चन यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा है। तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि हम लोग देखा जाए, पहला विश्व में शांति की स्थापना करना। जो विश्व है, जो वर्ल्ड है, यूएनओ के द्वारा ये मुख्य उद्देश्य के रूप में पहला है कि विश्व को शांति की स्थापना करना है, मानव अधिकार की रक्षा करना है, जो उनका अधिकार है। इस प्रकार से आंसर को लिखना है और बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कहता है क्या कि सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किसके विचार पर आधारित है। उनका जो राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल जो व्यवस्था है, किनके विचार पर ये क्या है, आधारित है। ठीक है, डिपेंडेंट है। तो दोस्तों लिखना है सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली समाजवाद तथा साम्यवाद पर आधारित है। 2 पर, समाजवाद नेक्स्ट साम्यवाद, समाजवाद नेक्स्ट साम्यवाद, समाजवाद नेक्स्ट साम्यवाद। याद होगा, याद रहेगा, पूछा जाएगा बता दीजिएगा, बता देंगे। 36 नंबर बोलता है कि तिब्बत के कौन पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण ली। तिब्बत का कौन दोस्तों पारंपरिक जो नेता है 1959 में भारत में शरण लिया। कहां लिया, भारत में शरण ली। तो दोस्तों लिखना है दलाई लामा ने 1959 में भारत में क्या ली, शरण ली, जो कि तिब्बत का पारंपरिक नेता थी दलाई लामा। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे बढ़िएगा। 37 नंबर, आसियान में कितने सदस्य होते हैं, आसियान में कितने सदस्य देश से हैं। आपको ये बताना है कि जो आसियान जो होता है, ठीक है, इसमें दोस्तों कितने सदस्य देश से हैं। ठीक है, चलिए देखिए आसियान में कितने सदस्य हैं, तो 10 गो सदस्य देश है, जिसमें से पहला है आपका ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम का एक संगठन है, जो कि आसियान के 10 सदस्य हैं। ठीक है, इस प्रकार से आंसर को लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर कहता है, क्या कहता है, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सिंडिकेट जो शब्द है कांग्रेस पार्टी में जो हेल्ड किया गया है 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो इससे सिंडिकेट जो एक वर्ड से, वर्ड्स का मतलब क्या है, मीन्स मतलब क्या है, इसके बारे में आपको बताना है।
तो लिखना है कांग्रेस सिंडिकेट से आश्चर्य कांग्रेस के पुराने एवं वरिष्ठ नेता के गुट था जिसने इंदिरा गांधी को सत्ता से वंचित करने हेतु उन्हें दल की प्राथमिक सदस्य से हटा दिया। जो कांग्रेस के जो नेता थी इंदिरा गांधी, जो अभी राहुल गांधी लीड कर रहा है, ठीक है, लीडर का निभा रहा फर्ज। तो दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि जो वरिष्ठ नेता और गुट से जो था, ठीक है, उसमें वो सत्ता से वंचित कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, उन्हें दल के प्राथमिकता सदस्य से ही हटा दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से कांग्रेस सिंडिकेट का मतलब होता है हटाना कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, जो वरिष्ठ नेता होता है। दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन था यहाँ तक 31 से लेकर 38 तक था, जो कि आपका वेरी शॉर्ट था, जो कि 12 नंबर का प्रश्न था, जिसमें 8 को पूछा गया था, 6 को कहीं आपको जवाब देना। ठीक है, मैं 8 का जवाब दिया, लेकिन आपको 2 को एग्जाम में छोड़ना है। होशियारी बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बोलेगा सर 8 आता, 8 का जवाब दे देंगे, नहीं, एग्जामिनर 6 को चेक करेगा, आप लोग 6 को लिखिए, काहे का समय व्यर्थ कीजिएगा। ठीक है, यही समय आप लोग लॉन्ग आंसर में लगा दीजिए। क्या उन सब क्वेश्चन की ओर, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ये क्या है सर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से नहीं पता है सर जी, पता है। इसमें कितना क्वेश्चन पूछेगा, 8 को क्वेश्चन पूछेगा, कितना जवाब दीजिएगा, 6 का। टोटल नंबरिंग कितना होगा, तो 18 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या मतलब है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का जो अर्थ है, वीटो का जो महत्व है, ये क्या है। ठीक है, देखिए वीटो संयुक्त राष्ट्र परिषद में 5 अस्थायी सदस्य जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन द्वारा किसी भी ठोस प्रस्ताव के खिलाफ नकारात्मक वोट देने की शक्ति है। नकारात्मक मतलब नेगेटिव, मतलब कि जो है खराब। ठीक है, इसके द्वारा किसी भी प्रस्ताव को रोका जा सकता है। इस प्रकार से इसका आंसर को लिख देना है, वीटो का क्या महत्व है। ठीक है, आगे के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्या कहता है, 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणाम की संक्षेप में चर्चा कीजिए। मतलब 1962 में जो भारत और चीन के द्वारा जो युद्ध चलाया गया था, इसका क्या परिणाम मिला, क्या सजाएं मिली, कि कौन हारा, क्या हुआ, इसके बारे में आपको संक्षेप में चर्चा करना है। दोस्तों यदि इस प्रकार के क्वेश्चंस रहे तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, नंबरिंग में आंसर को लिखना है। नंबरिंग में लिखे तो हो सकता है आपको एक जो है नंबर पर, ठीक है, एक नंबरिंग पर 1 नंबर आपको एग्जामिनर खुश होकर दे दे। इस प्रकार से हम आपको कहते हैं कि हर एक क्वेश्चन का हो सके तो आप लोग नंबरिंग में जवाब जरूर दीजिएगा। तो लिखना है दोस्तों 1962 के भारत चीन युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए, जिसमें से पहला, भारत चीन संबंध तनावपूर्ण हो गया। मतलब कि भारत और चीन के द्वारा एक तनावपूर्ण संबंध हो गया, मतलब कि दुश्मनी वाला। ठीक है, इसके बाद भारत के भूभाग का एक बड़ा भाग चीन के कब्जे में चला गया। जब दोस्तों यहाँ पर युद्ध हुआ था 1962 का, तो दोस्तों भारत का जो एक बड़ा सा भूभाग, बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो कि चीन के कब्जे में, चाइना के कब्जे में चला गया था युद्ध के कारण। फिर भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि एवं गुट निरपेक्ष नीति आहत हुई। जो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय जो छवि था दोस्तों, ये क्या हुआ, तो गुट निरपेक्ष नीति आहत हुई। जिसके बाद चौथा नंबर आपको लिखना, भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ। मतलब कि अभी आप लोग देखिए तो भारत और अमेरिका एक दूसरे के क्या है, जुड़ाव में है, ये एक दूसरे के संबंध में है, लेकिन चीन नहीं है। ठीक है, जो कि 1962 में ये युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ा जाए 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस का था, ध्यान से सुनिएगा, मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मंडल आयोग क्या होता है, इसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी। टिप्पणी को इंग्लिश में तो हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट बाजी बोलते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं ना, वही तो लिखना है आप सभी को। तो कैसे लिखिएगा, तब आपको 3 नंबर मिलेगा। लिखना है आप सभी को, मंडल आयोग सन 1979 में, यानी कि 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इस आयोग का जो कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा की पहचान कराना था। मतलब कि इसका जो मेन कारण था, मुख्य उद्देश्य जो था, ये पिछड़ा यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा की पहचान करना। पिछड़ा मतलब बहुत ही दलित, बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया। ठीक है, फिर आपको लिखना है श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे 1979 में। ठीक है, मंडल आयोग का कौन अध्यक्ष था, तो श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, इसके बाद मंडल आयोग के द्वारा जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए आचरण एवं कोटा निर्धारण की व्याख्या की गई। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का आंसर आपको लिख देना है। आगे बढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कहता है, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से क्या लाभ हुआ। राज्यों के जो भाषाई पुनर्गठन से क्या लाभ हुए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। लिखना है, भाषाई राज्यों का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ गए। मतलब भाषाई राज्य क्या है, एक भाषा का जो बोलने वाला जो लोग है, वे एक भाषा में, एक क्षेत्र में, एक हित में क्या हुए, एकजुट हुए, आ गए।
आगे लिखना है, इससे देश ज्यादा एकत्रित और मजबूत बन गया, मतलब देश जो है एकत्रित भी बन गया और मजबूत भी बन गया। ठीक है, आगे लिखना है कि इससे प्रशासन भी पहले अपेक्षा कई अधिक सुविधाजनक हो गया। जो प्रशासन था इसके अपेक्षा कई अधिक सुविधाजनक बन गए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का आंसर लिखना था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सॉरी ये 48 नंबर नहीं है बल्कि सर जी ये 43 नंबर है। ऑपरेशन इन्फिनिट रिच का था, ऑपरेशन इन्फिनिट रिच क्या था? लिखना ऑपरेशन इन्फिनिट रिच अफगानिस्तान में अल कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल हमलों का संकेतक नाम था। इससे सूडान में, ठीक है, सूडान में अल सिल्फा दवा कारखाने पर भी हमला किया गया। यह मिसाइल हमला 20 अगस्त 1998 को हुआ। इसमें अमेरिकी नौसेना राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आदेश के पर परीक्षण पर किया गया था। ऑपरेशन इन्फिनिट रिच क्या था? तो ये दोस्तों एक प्रकार का जो है हमला था, ठीक है, जो कि सूडान में अल सिल्फा दवा पर भी हमला किया गया था। जो किया गया दोस्तों ये मिसाइल हमला आपका 20 अगस्त 1998 को हुआ था। ठीक है जी, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर का था, भारत में गठबंधन राजनीति का युग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में गठबंधन राजनीति, गठबंधन कब से पॉलिटिक में आया, या आपका इंडिया में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों लिखना आपातकालीन इमरजेंसी के बाद कांग्रेस का पतन हो गया था। ठीक है, कांग्रेस का क्या हुआ? पतन हो गया। 1977 में भारत में गठबंधन सरकार के गठन ने गठबंधन राजनीति के युग का नींव रखी और चर्चा की। इस पर यह प्रारंभ हुआ 1997 में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर कहता है, कौन से देश द6 के देश के कौन सा देश द6 के सदस्य है? द6 के सदस्य कौन सा देश है? आंसर लिखना है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशिया में राज्यों का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और भूराजनीतिक संघ है। इसके सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। कौन सा देश दक्षिण देश के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर पहला जो है अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा है भारत, पांचवा है मालदीव, छठा है नेपाल, सातवां है पाकिस्तान, आठवां है श्रीलंका। ये टोटल 8 गो देश दक्षिण एशिया में आते हैं। ठीक है, इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, सोवियत संघ के विघटन के किसी एक कारण की चर्चा करें। सोवियत संघ के विघटन के किसी एक कारण की चर्चा करें। तो दोस्तों लिखना है सोवियत नेता मिखाइल गोर्बेचाई की तथाकथित जनतांत्रिक नीतियों ने गणराज्यों के सोवियत संघ से अलग होने के मान्यता दे दी। फलस्वरूप देखते एक बाद एक करके सोवियत संघ के गणराज्य स्वतंत्र हो गए और सोवियत संघ का विघटन हो गया। यह गोर्बेचोव की नीति का ही परिणाम था कि सोवियत संभावित दल की शक्ति में निरंतर कमी हुई, ह्रास हुई। तो इस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हुआ और इस प्रकार से आपको आंसर इसका लिख देना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि इन्हें 4 प्रश्नों का जवाब दे। 6 क्वेश्चन पूछेगा, 4 का जवाब देना है, 20 नंबर यहां से आपको पक्का करना है। देखते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन। भारत की गुट निरपेक्ष नीति की विस्तृत चर्चा करें। भारत की गुट निरपेक्ष नीति का विस्तृत चर्चा करना है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका किसी भी महान शक्ति, ठीक है, महाशक्ति के नियंत्रण का प्रभाव में न रहकर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निर्णय गौण दोषों के आधार पर करना गुट निरपेक्ष है। गुट निरपेक्ष रहते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें से 25 देश शामिल हुए। अब तक इनमें 116 देश शामिल हो चुके। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना है कि भारत की गुट निरपेक्ष नीति की विस्तृत चर्चा में क्या बताना है। तो यहाँ पर एक आंदोलन के जिक्र करना है जिसमें भारत की भूमिका हुई कि किसी भी महाशक्ति नियंत्रण का प्रभाव में रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड में निर्णय गुण दोषों के आधार पर करना गुट निरपेक्ष कहलाती है। गुट निरपेक्ष रहते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय भूमिका निभाई। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 देश को शामिल किया गया। अगर वर्तमान में देखी जाए तो इसमें अभी 116 देश शामिल है गुट निरपेक्ष में भारत की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर कहता है सोवियत संघ का विघटन का भारत जैसे देश पर क्या प्रभाव पड़ा।
सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो दोस्तों भारत जो जैसा देश है इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ी है ये आपको बताना है। तो सोवियत संघ का विघटन से पूर्व भारत और सोवियत संघ के बीच काफी अच्छे संबंध थे, ठीक है। इसके बाद भारत के रूस के साथ भी गहरे संबंध बने। रूस और भारत दोनों का अपना बहुध्रुवीय विश्व का था। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ का विघटन के परिणाम, भारत सोवियत संघ का विघटन के लिए जो अग्रथित परिणाम हुए, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। जो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, भारत के साथ देश पर प्रभाव बहुत ही क्या पड़ा, बुरा पड़ा या फिर नहीं पड़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला में आप लोग को लिखना है, सोवियत संघ का विघटन के बाद भारत को यह आशा होने लगी कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव या संघर्ष की समाप्ति हो जाएगी, हथियार के दौर पर अंकुश लगेगा, ठीक है। यानी कि हथियार आपके पास नहीं है तो सोवियत संघ आप लोग ला सकते थे, लेकिन जब विघटन हो गया, अलग हो गई, तो इस प्रकार की सामना देखने को मिली। भारत जैसे देशों में लोग पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था मानने लगे। उदारीकरण व वैश्वीकरण नीतियां अपनाने लगे। वैश्वीकरण क्या है ये आपको पता है, उदारीकरण क्या है ये भी आपको पता है, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और यही सब यहाँ पर आपको दिया जाता है। 12th क्लास में हाइट लेग क्लिपर मतलब कि एक से एक बढ़ा दी जाती है, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप लोग मान चलिए 5 क्लास में जोड़ घटाव सीखते हैं तो 6 क्लास में आप लोग गुना भागा, मतलब इस प्रकार से आपका एजुकेशन बढ़ते जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर। दोस्तों एक और चीज बात, दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को एक लाइक कर लिया कीजिए दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर लीजिएगा जरूर से। क्या दुश्मनी, कुछ दुश्मनी है नहीं तो कर लीजिए। आगे बढ़ते दोस्तों 49 नंबर। भारत श्रीलंका संबंध पर एक नोट लिखिए। नोट मतलब वही टिप्पणी, एक क्या करना है, चर्चा करना, व्याख्या करना है। तो भारत ऐतिहासिक रूप से श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी में से एक रहा और यह सार्क में श्रीलंका के भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारी में एक बना हुआ था। 2020 में भारत लगभग 3.6 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय माल व्यापार के साथ श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपको पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना होता है और यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस में क्या होती है, राजनीतिक के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में, उसके दिनचर्या के बारे में, युद्ध के बारे में, यही सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे 50 नंबर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस के बचाव के युग की चर्चा कीजिए। तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश में प्रमुख राजनीतिक दल बन गए। 1952 में आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव में पार्टी राष्ट्रीय संसद और अधिकारी राज्य विधानसभा में सत्ता में आ गए। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को हो सकता है 2-4 लाइन आपको और एड करना होगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर आंसर को लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस के बचाव का युग से आप लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 लाइन कांग्रेस के बारे में और आप लोग ऐड कर सकते हैं। इतना तो पूरा आपका एजुकेशन नहीं है। लिखिए एजुकेशन में कि जो कांग्रेस का जो गठन हुआ 1885 में, जिसको लीड कौन किया, फिर इंदिरा गांधी को उसकी सत्ता से हटा दी गई। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखा जाता है ताकि आंसर लिखते समय आपको यह पता चले कि आपके मन में कितना जो क्वेश्चंस का जवाब आता है। चलिए देखा जाए 51 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत समक्ष उत्पन्न हुए चुनौतियों पर क्या चर्चा हुई बताना है। तो भारत में आजादी और बंटवारे के बाद सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती एकता और अखंडता की चुनौती थी। एकता और अखंडता, एकजुट और अखंडता की, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के लोग रहते थे। इसके बीच एकता और अखंडता बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर देशों के बंटवारे की मांग पैदा की गई। इस प्रकार से स्वतंत्र भारत के बाद भी समक्ष उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा की गई, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। और यहाँ पर एकता को लेकर, अखंडता को लेकर चुनौती हमेशा आते जाते रहती है। कभी इसके साथ लड़ाई हो गया, कभी उसके साथ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से खुद भारत में ये सब देखने को मिलती है, मतलब कि स्वतंत्र होकर भी भारत स्वतंत्र नहीं है, ठीक है।